आज हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? आज हम चर्चा करेंगे आपके भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 की। हम किसकी बात करेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935 की। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस शासन अधिनियम को पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको आज समझा लेती हूँ, सुन लो कुछ बातें। इस अधिनियम से पहले क्या हुआ था? कल हमने पढ़ा था, कल हमने लास्ट क्या पढ़ा था? 1919 अधिनियम, कल ये पढ़ा था ना भाई। अभी इस अधिनियम को अभी शुरू नहीं करेंगे। इस अधिनियम को शुरू करने से पहले कुछ कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी हमें, ठीक है? कुछ कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी। उन कड़ियों में आपको सबसे पहले हमने कल चर्चा की थी 1919 अधिनियम की। 1919 अधिनियम में क्या हुआ था बच्चों? 1919 अधिनियम में मैंने लास्ट में लिखा था ना कि आपके यहाँ भारत के जो लोग हैं वो संविधान बनाने या कह सकते हैं भारत में संविधान लागू करने योग्य हो चुके हैं या नहीं हुए, भारत की संवैधानिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या वो एक संविधान को अपनाने के लिए सक्षम है या नहीं है, इसके लिए एक आयोग की स्थापना की जाएगी 10 वर्ष के बाद। कल हमने चर्चा की थी ना, तो ये पॉइंट था 1919 अधिनियम में जिसमें लिखा था कि 10 वर्षों के बाद आयोग की स्थापना की जाएगी, ठीक है? 10 वर्षों बाद आयोग की स्थापना की जाएगी। इसी आधार पर एक आयोग आप सबने पढ़ा है, साइमन आयोग या साइमन कमीशन आप पढ़ते हो, ठीक है? कब? मेरी बात को ध्यान से सुनना। 3 फरवरी 1927 को भारत आया। कारण समझना ऐसा क्यों हुआ? 1919 का जो अधिनियम था, 10 वर्ष का मतलब होता है 1929। 10 वर्ष का मतलब क्या था? 1929, ठीक है? 1929। अब हुआ क्या? 1929 में ब्रिटेन में क्या होने वाले थे? चुनाव होने वाले थे और सरकार बदलने वाली थी। चुनाव होने वाले थे, सरकार बदलने वाली थी, तो उन्होंने क्या किया? 2 साल पहले भेज दिया, 10 की बजाय 8 साल में भेज दिया। और कब भेजा? 3 फरवरी 1927 को। 3 फरवरी 1927 को ये भारत आया। और अगर हम बात करें तो आपके 30 मार्च 1930 में क्या पेश की गई? रिपोर्ट पेश की गई, ठीक है? साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1927 को भारत आया और उसने 30 मार्च 1930 को क्या करी? अपनी रिपोर्ट पेश करी, ठीक है? रिपोर्ट पेश करी। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था, साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन। अध्यक्ष कौन था बच्चों? जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। और जॉन साइमन के साथ 7 अन्य सदस्य थे, ठीक है? जॉन साइमन थे प्लस इनके साथ 7 अन्य सदस्य और थे, जो सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे। जो सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे। बात को समझना। जॉन साइमन जो थे वो अध्यक्ष थे, इसी में 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे। इसी चीज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा। इसी चीज का विरोध हुआ हमारे यहाँ, जैसे कि 1927 में जो 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में भी इसका कड़ा विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि जो समीक्षा, जो जांच करने आई है, उसमें सभी व्यक्ति अंग्रेज है, कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। तो इस चीज का विरोध हुआ। और इस विरोध में अगर हम बात करें तो इसी विरोध के चलते आपके यहाँ कुछ सदस्यों ने मिलकर, जिसमें से मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की। कब? नेहरू रिपोर्ट पेश की 1928 में। उन्होंने हुआ क्या? इसका कड़ा विरोध हुआ। इसके कड़े विरोध को लेकर, ठीक है, इसके कड़े विरोध को लेकर आपके यहाँ नेहरू रिपोर्ट, मतलब इन्होंने क्या कहा कि भाई साइमन कमीशन जो है वो क्या परामर्श देगा, क्या रिपोर्ट पेश करेगा, उसमें तो सारे अंग्रेज हैं। तो उसमें क्या हुआ? एक चैलेंज दिया, एक तरह से यूं मान के चले कि ये तो अंग्रेज है, चलो आप एक काम करो, आप लोग अपनी तरफ से संविधान का मसौदा तैयार करके बताओ कि संविधान कैसा होना चाहिए। तो उस संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने क्या की थी? नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, जो कि आप यूं कह सकते हैं 10 अगस्त 1928 को
पेश की गई थी, ठीक है, जिसमें साफ कहा था कि जो ये सांप्रदायिक चुनाव निर्वाचन हो रहे हैं ना हिंदू मुसलमान सिख को लेकर, ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन है मुसलमानों के सिख, इनको बंद कर दिया जाना चाहिए। केंद्र के पास पूरी शक्ति होनी चाहिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। इस प्रकार क्या थे, नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी सिफारिश और परामर्श दी गई थी। पॉइंट यहां तक क्लियर समझो, ठीक है। साइमन कमीशन, देखो मैं नेहरू रिपोर्ट को फिर हटाती हूं, बस इतना ध्यान रखना, साइमन कमीशन के विरोध में एक चैलेंज लेकर नेहरू रिपोर्ट जो है, या कह सकते हैं मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की थी। अब बात समझना, इसका विरोध हुआ, इसका विरोध होने से भी क्या फायदा, इसने कुछ सिफारिशें दी। साइमन कमीशन ने सिफारिश दी कि आपके यहां प्रांतीय द्वैत शासन को बनाए रखें, प्रांतीय द्वैत शासन को बनाए रखें। दूसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन बना रहेगा, ठीक है। यूं मान के चले साइमन कमीशन ने कुछ परामर्श दी, उन परामर्श को ध्यान में रखते हुए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 क्या हुए, गोलमेज सम्मेलन हुए। कब कब हुए, 30, 31 और 32, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक श्वेत पत्र, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। इन गोलमेज सम्मेलनों में मुख्य रूप काम क्या था कि भारत में किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित किया जाए। ध्यान से समझना, आपको आजादी नहीं दी जा रही है, आपका स्वराज की स्थापना नहीं हो रही है, आपके लिए आपके ऊपर किस प्रकार शासन किया जाए, जिसमें आप लोग भी मतलब जनता भी सुगम रहे और शासन करने में अंग्रेजों को भी क्या रहे, आसानी रहे। पॉइंट यहां तक क्लियर, ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर। तो गोलमेज सम्मेलन हुए और गोलमेज सम्मेलन में ध्यान से सुनना, साइमन कमीशन की सिफारिश और इन 3 गोलमेज सम्मेलन में जो सिफारिशें, जो परामर्श रखी गई, इन 3 गोलमेज सम्मेलन में जो सिफारिश या जो परामर्श रखी गई, उसी को आप कह सकते हैं संवैधानिक सुधार का श्वेत पत्र। इसी श्वेत पत्र के ऊपर संसद ने, इसी श्वेत पत्र के ऊपर ब्रिटेन की संसद ने कुछ संशोधन करके भारत शासन अधिनियम 1935 भारत भेज दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, उसमें जो सिफारिश है, उसमें जो प्रावधान, उसमें जो बातें जोड़ी गई हैं, उसमें साइमन कमीशन का योगदान है, उसमें गोलमेज सम्मेलन का योगदान है, कुछ प्रावधान आपके ब्रिटेन की संसद ने भी अलग से जोड़े थे। मेरी बात को समझे, हाँ या ना में फटाफट जवाब दो। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1927 को भारत आया और 30 मार्च 1930 को उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, ठीक है। इस साइमन कमीशन में अध्यक्ष जॉन साइमन थे, सदस्य 7 थे, सारे अंग्रेज थे। इसका कड़ा विरोध हुआ, ठीक है, इसका कड़ा विरोध हुआ था। कड़े विरोध के कारण आपके यहाँ मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी 10 अगस्त 1928 में। उसी के साथ देखो आपके यहाँ साइमन कमीशन ने भी कुछ सिफारिशें दी, साइमन कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में रखा। उसी के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन भी हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो सिफारिशें या जो बातें रखी गई, जो प्रावधान रखे गए, उन सब को संवैधानिक श्वेत पत्र में लिखा गया। एक पत्र था जिसका नाम था संवैधानिक, आप कह सकते हैं श्वेत पत्र, और इस संवैधानिक श्वेत पत्र को ब्रिटेन की संसद में पेश किया और ब्रिटेन की संसद में प्रवर समिति, यूं मान के चलो केवल समिति है, प्रवर समिति ने क्या किया, इस श्वेत पत्र में कुछ संशोधन किए और कुछ संशोधन करने के बाद में 1935 अधिनियम जो है वो भारत में जारी कर दिया या भारत में भेज दिया, ठीक है। मेरी स्पीड तेज नहीं है बच्चों, इसमें जो चीजें समझने वाली है केवल उसी कॉन्सेप्ट पे जाओ। भारत कब आया, रिपोर्ट कब पेश करी, सदस्य कौन थे, दूसरी बात 3 गोलमेज सम्मेलन कब हुए और इन गोलमेज सम्मेलनों की परामर्श और साइमन कमीशन की परामर्श और कुछ बातें ब्रिटेन की संसद को जोड़कर संसद की जोड़कर 1935 अधिनियम को भारत लाया गया। डन यहां तक, क्योंकि देखो मैं साइमन कमीशन को चाहे डिटेल में आप 5 दिन पढ़ो, साइमन कमीशन हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। हमारे लिए यहाँ जरूरी क्या है, भारत शासन अधिनियम ही जरूरी है, ये इतना जरूरी
नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब आपके भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 आया। अब देखना, भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या व्यवस्थाएं थी, क्या बात कही गई थी। सबसे पहले चीज ध्यान रखना, कुछ बातें इसके लिए बता देती हूं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना। बात को समझे, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का प्रयास किया गया। उत्तरदायी सरकार की शुरुआत 1919 में कर दी और यह कहा जाता है 1935 के द्वारा भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की कोशिश की गई। पहली बात। दूसरी बात, एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा अधिनियम, जितने भी अधिनियम हैं उन सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम है, सबसे बड़ा अधिनियम है। बात यहां तक। फिर तीसरी बात समझना, बड़ा कैसे है समझो। भाग 14, धाराएं 361, अनुसूचियां 10। ऐसा लग रहा है ना जैसे संविधान पढ़ रहे हैं। भाग 22, अनुच्छेद, फिर अनुसूचियां। बात को याद ध्यान से सुनना। भाग 14 थे, धाराएं 361 थी और अनुसूचियां कितनी थी, 10 थी। अब क्या ध्यान रखना है आपको, ये सबको पता है कि भारतीय संविधान का लगभग 70% भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही शामिल किया गया। ये बात भी हम सबको पता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। भारत शासन अधिनियम के द्वारा पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, ठीक है, जो पूरी तरह से विधानसभाओं या मंत्रियों, मतलब पूरी तरह से विधानसभा और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी। दूसरी बात क्या है, बहुत बड़ा अधिनियम था। जितने भी अधिनियम आए थे उन सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था। और अगली बात क्या है, भाग 14, धारा 361 और अनुसूचियां कितनी थी, 10 थी। अब संविधान का 70% भाग जो है, संविधान का 70% भाग जो है, हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का 70% भाग जो है वो कहां से लिया, अधिनियम 335 से शामिल किया गया। ये बात यहां तक क्लियर हुई, हाँ या ना, हाँ या ना। अब इसकी बात पढ़ लेते हैं अपन लोग, अब इसको पढ़ेंगे आगे। अब देखो, इसकी क्या विशेषताएं थी, क्या कहना चाहता था ये। सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, अब इसके प्रावधान सुनो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो विशेषताओं में सबसे पहली बात आपको क्या पता होनी चाहिए, इस अधिनियम ने कहा था अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। मतलब क्या है इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि आपके यहां प्रांत थे, चीफ कमिश्नरी थी और क्या थे, देसी रियासतें थी। और क्या थी, देसी रियासतें थी। अखिल भारतीय संघ का मतलब है तीनों को जोड़कर एक बना दिया जाए। बात को समझे या नहीं समझे, हाँ या ना में जवाब दो। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए जिसमें प्रांत, चीफ कमिश्नरी और देसी रियासतों को सबको मिला दिया जाए, सबको इकट्ठा करके एक ही संघ बनाया जाए, हाँ या ना। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। तो इनको क्या कहा, अखिल भारतीय संघ का मतलब तीनों को जोड़कर एक ही बना दिया जाए। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब बात यह भी हुई संघीय व्यवस्था, यहां लिख देती हूं, ध्यान से सुनना। हुआ क्या, संघीय व्यवस्था का प्रावधान असफल रहा। क्या हुआ बच्चों, असफल रहा। कारण इसका कारण यह रहा क्योंकि देसी रियासतों ने भारत में, या कह सकते हैं विलय होने से मना कर दिया था।
अब मुझे बताओ, अगर कहीं राजा शासन कर रहा है और उसको पता है कि अगर हम इसके साथ विलय हो गए, शामिल हो गए, तो राजा का शासन खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो संघीय व्यवस्था है, इसलिए ये जो संघीय व्यवस्था है, इस संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वो क्या रहा? असफल रहा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। बात को ध्यान से सुनना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई है। चलो, ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब मेरी बात को और गौर से सुनना। क्या किया? केंद्रीय व प्रांतों के मध्य, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का बंटवारा। क्या किया गया? शक्ति का बंटवारा किया, जिसमें क्या किया? शक्तियों को 3 भागों में बांटा। संघीय सूची, राज्य सूची, और तीसरी सूची कौन है? बताओ फटाफट। तीसरी सूची कौन सी? बिल्कुल सही है, संवर्ती सूची। तीसरी सूची कौन सी है बच्चों? संवर्ती सूची। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। संघीय सूची कितने विषय? 59। राज्य सूची में कितने विषय? 54 विषय। और आपके यहां संवर्ती में कितने विषय? 36 विषय। संवर्ती में कितने रखे? 36 विषय। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? दोनों चीजें क्लियर हुई कि सबसे पहली बात कही गई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करो, मतलब जो भी रियासत, जो भी चीफ कमिश्नरी प्रांत है, सबको एक साथ शामिल कर लो, सबको एक साथ शामिल कर लो। परंतु देशी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया। देशी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया, तो संघीय व्यवस्था जो है वो प्रावधान लागू नहीं हो पाया, संघ नहीं बन पाया। दूसरी बात इसमें क्या कही? आपके यहाँ केंद्र थे और प्रांत थे। प्रांतों का मतलब है राज्य, ठीक है। केंद्र थे और प्रांत थे, तो क्या किया? केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया। शक्तियों का बंटवारा किया, जिसमें संघीय सूची में 59, राज्य सूची में 54 और संवर्ती सूची में 36 विषयों को रखा गया। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो। ये यहां तक की जो बात थी वो क्लियर हुई। अब बिल्कुल जो आप सब कह रहे हो, तीसरी बात वो यही है, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर। बात को ध्यान से सुनना। हमने कल पढ़ा था ना द्वैत शासन, मैंने अच्छे से पढ़ाया था आपको। आरक्षित और, मेरे कल वाला जो वीडियो उसमें बड़े प्यार से अच्छे से समझाया था मैंने। आरक्षित और हस्तांतरित 2 प्रकार का शासन था ना, पापा का शासन, मम्मी का शासन समझाया था, ठीक है। 2 प्रकार के शासन की बात हो रही है। प्रांतों में द्वैत शासन को कर दिया समाप्त, प्रांतों में द्वैत शासन को कर दिया समाप्त, तथा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, प्रांतों को कानून बनाने के लिए आजादी दी गई, ठीक है। यहां क्या कर सकता है प्रांत जो है, जैसे कि मान के चलो अभी आपके यहाँ राज्य में कानून बनता है ना, राज्य में कानून बनता है। जैसे मान लो राज्य सूची के विषय थे, इन राज्य सूची के विषय पर केवल प्रांत और राज्य कानून बनाएगा, केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि क्या ध्यान रखना है, हालांकि केंद्र के पास पावर सारी रहती है, पावर सारी रहेगी, परंतु जैसे आपके यहाँ राज्य सरकार अलग है, आपके यहाँ राज्य की व्यवस्था अलग है, राज्य कानून अलग बनाते हैं, राज्य अपने हिसाब से कानून को लागू करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे राज्यों को स्वायत्तता प्रदान है, वैसे ही प्रांतों के द्वैत शासन को तो खत्म कर दिया, परंतु प्रांतीय स्वायत्तता को क्या रखा? प्रारंभ रखा। आप यूं कह सकते हो, एक सिंपल सी अगर हम बात कहें, सिंपल सी बात कहें तो आप यूं कह सकते हो कि राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, मतलब राज्य की जो सरकार थी वो जिम्मेदार थी। कैसे थी जिम्मेदार? मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो गवर्नर थे तो गवर्नर जो है वो मंत्रियों से सलाह लेगा। ध्यान से सुना मेरी बात को। गवर्नर किससे सलाह लेगा? मंत्रियों से सलाह लेगा, और मंत्री जो है वो विधान परिषद के
मंत्री जो है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, और विधान परिषद में कुछ अंग्रेज थे और कुछ भारतीय थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। उत्तरदायी यहां क्या हुआ? गवर्नर कोई भी कार्य करेगा मंत्रियों की सलाह पर करेगा। गवर्नर कोई भी कार्य करेगा मंत्रियों की सलाह पर करेगा, मंत्रियों की सलाह पर करेगा, और मंत्री जो है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। बात यहां तक समझे? अब ये बात ध्यान रखना, ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था आपके 1937 में शुरू हुई और 1939 में समाप्त भी हो गई थी। बात को ध्यान से सुनना, 1937 में शुरू हुई और 1939 में समाप्त भी हो गई। ये बात यहां ध्यान से सुन लेना बस। ये जो व्यवस्था है ये 1937 में शुरू हुई और 39 में खत्म कर दी गई। ठीक है, इन तीनों प्रावधानों में कोई डाउट? तीनों प्रावधानों में कोई डाउट? हाँ ना में फटाफट जवाब दो। इन तीनों में कोई समस्या है? किसी को रिपीट करना है? मैं रिपीट कर रही हूं, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो फटाफट मुझे रिप्लाई करो। ठीक है, मैंने पहला पॉइंट ये समझाया, भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या कहा? भारत शासन अधिनियम 1935 कहता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करो, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करो, प्रांत, कमिश्नरी और रियासत तीनों को मिलाकर एक साथ संघ बना लो, तीनों को मिलाकर एक साथ संघ बना लो। परंतु संघ नहीं बन पाया क्योंकि रियासतें, संघ नहीं बन पाया क्योंकि रियासतें शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया। दूसरी बात हमने ये पढ़ी, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति का बंटवारा किया गया, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति का बंटवारा किया गया। संघीय सूची 59, राज्य सूची 54, संवर्ती सूची 36। ठीक है, इस आधार पर 3 सूचियां, मतलब संघ का मतलब केवल केंद्र कानून बनाएगा, राज्य का मतलब केवल प्रांत कानून बनाएगा, और संवर्ती सूची का मतलब दोनों कानून बनाएंगे। बात यहां तक क्लियर? तीसरी बात इतना ध्यान रखो, प्रांतों में द्वैत शासन को कर दिया समाप्त और प्रांतों में स्वायत्तता को प्रारंभ किया। मतलब अब प्रांतों के पास में कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जिन पर केवल और केवल प्रांत ही कानून बना सकते हैं। यहां देखो राज्य सूची दिख नहीं रहा क्या? राज्य सूची, राज्य सूची में जो विषय थे उन पर क्या करेंगे? प्रांत ही कानून बनाएगा। राज्य सूची में प्रांत ही कानून बनाएगा। मेरी बात को यहां तक कंप्लीट समझे? ठीक है ना? डन। अब प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया, प्रांतों की स्वायत्तता उन्हें प्रदान कर दी गई। ठीक है, अब अगली बात देखो, इसका चौथा बिंदु, चौथा बिंदु जैसे कि आप सबको पता है, बताओ क्या चौथा बिंदु क्या है? चौथा बिंदु है केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ। मेरी बात को समझना, केंद्र में क्या कर दिया आपने? द्वैत शासन प्रणाली शुरू। प्रांत में तो कर दी खत्म, प्रांत में तो कर दी खत्म और केंद्र में शुरू कर दी। प्रांत में कर दी खत्म और केंद्र में शुरू कर दी। केंद्र में शुरू करके क्या किया? मेरी बात को समझना, केंद्र के अंदर मैंने अभी तुम्हें समझाया संघीय विषय थे ना, केंद्र को हमने क्या दिए? संघीय विषय। उन संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। कुछ विषय आरक्षित रखे गए और कुछ विषयों को क्या कहा गया? हस्तांतरित कहा गया। मेरी बात को ध्यान से सुन लिया? बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू हुई है और केंद्र के पास में जो संघीय विषय थे, जो संघ सूची के विषय थे, उनको 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया आरक्षित और एक को कहा गया हस्तांतरित। मेरी बात क्लियर समझे? तो मुझे बताओ, जैसे कि ये 2 विषय हुए, ठीक है, 2 व्यवस्था हुई, वैसे ही द्वैत शासन हो गया। पॉइंट यहां तक क्लियर? डन। हाँ ना में फटाफट जवाब दो। ये बात समझी? चलो, क्या आपको अगली बात पता है? क्या आपको अगली बात पता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या? प्रांतों में, प्रांतों में द्विसदनीय, द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्रांत, आपको मैंने कल पढ़ाया था ना, केंद्र में 2 सदन बनाए थे,
कल हमने पढ़ा था कि केंद्र में 2 सदन बने थे। आज मैं आपको पढ़ा रही हूं प्रांतों में 2 सदन बनाए। बात को ध्यान से सुनना। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में? केवल 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई है, जिसमें कौन कौन से प्रांत हैं? देखो, वैसे बंगाल, वैसे बंबई, वैसे बिहार, संयुक्त प्रांत, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम और मद्रास। हो गए 6। इन 6 प्रांतों में, ध्यान से सुनना, इन 6 प्रांतों में विधान परिषद प्लस विधानसभा की स्थापना की गई। ठीक है, हाँ या ना? प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया, प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया, जिसमें 11 प्रांत थे और 11 में से जो 6 थे, 11 में जो 6 थे, उन 6 प्रांतों को द्विसदनीय, उन 6 प्रांतों में द्विसदन, 2 सदन बनाए। एक का नाम विधान परिषद, एक का नाम विधान सभा। बंगाल, बिहार, बंबई, संयुक्त प्रांत, असम और मद्रास। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, अगली बात अगर हम करते हैं, क्या हुआ? मताधिकार। मताधिकार में 10% जनता को मताधिकार दिया गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या किया? मताधिकार में 10% जो वोट राइट था, जैसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, कल पढ़ाया था ना, शिक्षा, संपत्ति और कर, जिनके पास ये 3 चीजें थी, शिक्षा, संपत्ति और कर, जिनके पास ये 3 चीजें थी ना बच्चों, ये तो क्या कर सकते थे? वोट देने का अधिकार रखते थे। ठीक है, परंतु जिनके पास संपत्ति, कर और शिक्षा कुछ भी नहीं था, संपत्ति, कर और शिक्षा कुछ भी नहीं था, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। परंतु भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 10% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, हमारी जो टोटल जनसंख्या थी, उस टोटल जनसंख्या में से 10% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार मिला, मतलब मताधिकार में विस्तार हुआ। अगला, अगली बात समझना। मैंने आपको पढ़ाया था ना सांप्रदायिक निर्वाचन, हाँ या ना? मैंने आपको पढ़ाया था सांप्रदायिक निर्वाचन, तो उसमें क्या है? इस बार फिर क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन में विस्तार। इस बार क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन में विस्तार। इस बार किस संप्रदाय को, बताओ, इस बार किस संप्रदाय को निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन में विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचन में विस्तार, जिसमें आप कह सकते हो महिला, दलित जनजातियां और मजदूर। क्या हुआ? महिला को भी अधिकार मिले, मतलब सांप्रदायिक चुनाव में महिलाओं के अलग, दलित जनजातियां जो है उनके अलग, और मजदूर वर्ग का अलग। पॉइंट यहां तक समझे? सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या किया गया? विस्तार किया। एक बात और अच्छे से सुन लेना, 1858 में जो भारत परिषद की स्थापना की थी ना, उसको अब कर दिया समाप्त। 1858 के भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो ये इसके आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ और प्रावधान थे। ये समझ में आए या नहीं आए? ये समझ में आया या नहीं आया? देखो, इसको एक बार फिर देख लो। केंद्रों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ। केंद्र में क्या हुआ? द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ किया, जिसमें संघीय, जो संघ के विषय थे, उनको 2 हिस्सों में बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित।
ठीक है ना। फिर प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। जो प्रांत थे उन प्रांतों में द्विसदनीय मतलब 2 सदन होंगे। एक का नाम विधान परिषद होगा, एक का नाम विधानसभा होगा। जो 11 प्रांत थे उन 11 में से केवल 6 ही प्रांतों के पास 2 सदन थे, मतलब 6 ही प्रांतों में 2 सदन की स्थापना हुई थी, बाकी 5 में नहीं हुई थी। ठीक है, बाकी 5 में नहीं हुई थी। ये 6 कौन से हैं? बंगाल, बिहार और बंबई। ये तो बै से हो गए। ठीक है, ये तो बै से हो गए। संयुक्त प्रांत असम और मद्रास। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? जो छठा बिंदु है, तो छठे बिंदु में बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। केवल इतना ध्यान रखो कि पहले तो संपत्ति, शिक्षा और कर, जो ये लिमिटेड व्यक्ति थे ना, केवल उन्हीं को दिया। अब इस बार क्या किया, 10% में क्या हुआ, कुछ और अन्य जो व्यक्ति थे, कुछ और जो सदस्य थे, जनता थी, उनमें से कुछ और को अधिकार मिले। ठीक है, जो प्रतिष्ठित है, मान लो टैक्स तो नहीं देते परंतु प्रतिष्ठित है, संपत्ति तो नहीं है, ठीक है, परंतु समाज में एक बहुत बड़ा प्रभुत्व रखते हैं, तो ऐसे करके कुछ और लोगों को शामिल किया और आप यूं कह सकते हैं 10% की जनसंख्या जो थी उसे वोट देने का अधिकार दिया गया। बात यहां तक समझे? सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन जो है, ठीक है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन में महिला, दलित, जनजाति और मजदूर वर्ग जो है उन्हें भी क्या दिया गया, निर्वाचन में भाग लेने के लिए अलग से महिला के भी क्या होंगे, अलग निर्वाचन होंगे, जिसमें महिला जो है वो महिला को ही वोट दे सकती है। मजदूर वर्ग होंगे, उनके भी अलग से चुनाव होंगे, जो दलित व्यक्ति हैं, जो दलित वर्ग है, उसमें दलित व्यक्ति भाग लेगा और दलित व्यक्ति ही उसको क्या देगा, वोट देगा। ठीक है, 8वां बिंदु है 1858 के जो भारत परिषद है, 1858 में भारत परिषद की स्थापना हुई थी और उस भारत परिषद को अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, ये इसके 8 पॉइंट है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये जो है वो खत्म नहीं हुआ, अभी तो इसकी शुरुआत है, यूं मान के चलो, अभी तो इसकी क्या है, शुरुआत है। देखो अगली बात, अब समझो, बिल्कुल जैसे अभी एक बच्चा कह रहा था मैडम आरबीआई की स्थापना, तो अभी कर देते हैं आरबीआई की स्थापना, कहां दिक्कत है। अगला बिंदु जो है वो बिल्कुल यही कह रहा है, आरबीआई की स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना की गई। इसको यूं समझो आप, अगर इसको सिंपली अगर हम बात करते हैं तो इसको यूं समझो, मुद्रा व साख नियंत्रण के लिए क्या हुआ, मुद्रा व साख नियंत्रण के लिए, मुद्रा व साख नियंत्रण के लिए, मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई भारत में। ठीक है, क्योंकि बच्चा ये एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, आरबीआई की स्थापना जो है वो किस समय सबसे पहले भारत में हुई। तो भारत में सबसे पहले आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935 अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आगे देखो, अगली बात को समझना, और उसमें क्या है, आरबीआई की स्थापना के बाद अब हम बात करेंगे आपके संघीय न्यायालय की। किसकी बात करेंगे, संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की दिल्ली में स्थापना। अब आप पढ़ोगे मैडम, आपने पहले पढ़ाया था कलकत्ता में स्थापना, तो बिल्कुल इस बार आप यूं समझो कि कलकत्ता नहीं, इस बार हम स्थापना कहां कर रहे हैं बच्चों, दिल्ली में कर रहे हैं। इस बार स्थापना कहां कर रहे हैं, कलकत्ता में नहीं, दिल्ली में कर रहे हैं, जिसकी तारीख है 1 अक्टूबर 1937। देखो, संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई और इसी संघीय न्यायालय को आगे चलकर आप सर्वोच्च न्यायालय बना देते हो। ठीक है ना, ये और ध्यान रखना, संघीय न्यायालय के पास अंतिम अपील का अधिकार नहीं था। अंतिम अपील तो ब्रिटेन के प्रिविल काउंसिल में ही की जाएगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब आपके पास देखा जाए तो एक तो दिल्ली में न्यायालय है, ठीक है, और एक जो न्यायालय है जिसे सर्वोच्च न्यायालय आप कहते हो वो कलकत्ता में है। दोनों है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, दोनों है, ये बात ध्यान रखना। अब
संघीय न्यायालय अंतिम अपील प्रिविल काउंसिल की जाएगी, और संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वो कहां की गई, दिल्ली में की गई। ये बात यहां तक क्लियर। अच्छा, इस संघीय न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे मॉरिस गवेलर। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई, और जो स्थापना हुई थी उसका जो प्रथम न्यायाधीश कौन था, मॉरिस ग्वेलियर थे। ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो ये स्थापना कर ली। अब एक बात और समझना, मैंने आपको कल पढ़ाया था ना केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। मैंने कल क्या पढ़ाया था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें क्या किया, संघीय, केंद्र में, यूं लिखे केंद्र में क्या किया, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। जो केंद्र था, केंद्र में तो किसकी करी, फेडरल, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। बिल्कुल सही कहा। चलो मुझे ये बताओ, प्रांत, जो राज्य थे उनमें क्या किया, प्रांतीय सेवा आयोग। प्रांत में क्या किया, प्रांतीय सेवा आयोग। चलो प्रांतीय सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए, बात को ध्यान से सुनना, 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए, 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त सेवा आयोग, इन तीनों की स्थापना की गई। मेरी बात को समझे। केंद्र में आपने संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांत में प्रांतीय सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक में संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। ये तीनों बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चा केवल इसी को याद रखता है, अब आपको अगर सेपरेट में बात करूं तो प्रांतों में सर्विस कमीशन जो है वो कौन से अधिनियम द्वारा, ठीक है, कौन से अधिनियम द्वारा व्यवस्था शुरू की गई, 1935 अधिनियम के द्वारा शुरू की गई। बिल्कुल सही कहा सचिन जी ने। अगली बात यही चर्चा करेंगे, वर्मा और अदन को भारत शासन से अलग कर दिया गया। भारत शासन से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। जो वर्मा है, अदन है, इनको भारत शासन से क्या कर दिया, अलग कर दिया। उसी के साथ में सिंध व उड़ीसा 2 नवीन प्रांतों की स्थापना भी हुई। 2 नवीन प्रांतों की स्थापना भी की गई। 2 नवीन प्रांतों की स्थापना की गई। बात यहां तक समझे, हाँ या ना? बिल्कुल बच्चों, ये एक सामान्य सी बात है कि जो भारत शासन अधिनियम है ये लागू कब हुआ है, 1937 में। ये लागू कब हुआ है, 1937 में। देखो तभी आप देखो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में। तो अगर मुख्य रूप में देखा जाए तो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के जो प्रावधान है वो लगभग जो सारे प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के हैं, तो 1937 में लागू हुए मुख्यतः सारे। ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर। जहां तक हो सकता है भारत शासन अधिनियम को हमने लगभग उसकी पूरी चर्चा कर ली। भारत शासन अधिनियम जो था, क्योंकि ये बहुत बड़ा अधिनियम है, नो डाउट इससे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है इस अधिनियम के अंदर। ठीक है ना, बात यहां तक क्लियर। मैं इसको एक बार और रिपीट कर देती हूं। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 को शॉर्ट में लिखकर, एक मतलब ये कह सकते हैं शॉर्ट में लिखकर याद कर लेंगे ताकि आपको एक साथ याद हो जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनना। भारत शासन अधिनियम 1935 में हमने पढ़ा आरबीआई की स्थापना। क्यों? मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय, मेरी बात को ध्यान से सुनना, संघीय न्यायालय की दिल्ली में स्थापना।
संघीय न्यायालय की दिल्ली में स्थापना की गई। ठीक है, दिल्ली में स्थापना की गई और अंतिम अपील का अधिकार प्रिविल काउंसिल के पास ही था। अंतिम अपील का अधिकार प्रिविल काउंसिल के पास ही था। 1 अक्टूबर 1937 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यही संघीय न्यायालय आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय में भी क्या हो गया था, हस्तांतरित किया गया था। अगली बात देखो, केंद्र में संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य में प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक प्रांतों में संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की गई। ठीक है ना। वर्मा व अदन को भारत शासन से अलग कर दिया। ठीक है ना। वहीं सिंध और उड़ीसा 2 नवीन प्रांतों की स्थापना की गई। ठीक है। हाँ बिल्कुल, महाधिवक्ता और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था भी इसी अधिनियम में थी। मॉरिस गवेलियर जो थे वो संघीय न्यायालय के पहले थे। संघीय न्यायालय के पहले थे। कलकत्ता वाले के मैं बता चुकी हूं, एलिजा इम्पे थे। कलकत्ता वाले जो थे उनके एलिजा इम्पे अलग थे, वो पहले थे। 1774 की बात है। यहां संघीय न्यायालय जब बना था तब बने थे मॉरिस तो। ठीक है। अब देखो, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, याद तो सबको मुझे पता है कितना है। चलो, भारत शासन अधिनियम की सारी विशेषताएं, सारी व्यवस्थाएं जो है वो शॉर्ट में लिखते हैं। सबसे पहली बात अगर हम यहां करते हैं तो वो क्या है, भाग 14 थे, धाराएं 331 थी और अनुसूचियां कितनी थी, 10 थी। ठीक है। अब अगली बात करो, अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताओं में सबसे पहली बात क्या थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हम आगे क्या लिखेंगे, असफल रही। क्या रही, असफल रही। ठीक है ना। 361 है, 21 नहीं है, 61 है। 21 बोल दिया था क्या मैंने। देखो, अखिल भारतीय संघ की स्थापना असफल रही। दूसरी बात आपने क्या पढ़ी, संघीय सूची। संघीय सूची में विषय 59, राज्य में विषय 54 और संवर्ती में विषय 36। शक्तियों का बंटवारा हुआ। तीसरी बात आपने क्या पढ़ी थी, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त। चौथी बात आपने क्या पढ़ी, केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ। केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ। अगली बात क्या है, प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ। द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ केवल कितनों में, 6 प्रांतों में। केवल कितने में, 6 प्रांतों में। और क्या था, आरबीआई की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की दिल्ली में स्थापना, संघीय न्यायालय की दिल्ली में स्थापना। और क्या था, भारत परिषद 1958 में जो था उसको समाप्त कर दिया। और क्या था, मताधिकार में 10% बढ़ोतरी, मतलब 10% जनसंख्या को मताधिकार दिए गए थे। 10% जनसंख्या को मताधिकार मिले। और
महिला मजदूर वर्ग, और महिला थे, मजदूर वर्ग थे, महिला मजदूर वर्ग, और कौन छूट गया, एक और दलित को सांप्रदायिक निर्वाचन और संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, इससे नीचे तो दिखेगा नहीं आपको शायद, वर्मा व अदन को भारत शासन से अलग कर दिया और एक बात और लिखने थे, इधर लिख देती हूं, सिंध व उड़ीसा की स्थापना। ये जहां तक है, ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 शॉर्ट में, ज्यादातर एग्जाम में हो सकता है यहीं से प्रश्न आ जाए, ज्यादातर जो है वो एग्जाम में जो है वो प्रश्न आने की संभावना यहीं से बनती है। अब इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था को चाहे याद करो रटो, वो आपकी टेंशन है, याद कर लो चाहे किस तरह, समझा मैंने दिया आपको, समझा मैंने दिया, याद पूरा करना है, समझना अच्छे से इसको, ठीक है। अदन क्षेत्र का नाम था बच्चों, अदन जो है वो क्षेत्र विशेष का नाम था, वर्मा और अदन जो है वो क्षेत्र विशेष के नाम था। 12 नंबर क्या है, 12 दिख नहीं रहा होगा ना, वर्मा अदन को भारत शासन से अलग किया, वर्मा